Assalamu alaikum everyone. I hope you will be doing fine and progressive in this time of hardship. आज हम चैप्टर 3 का आगाज करेंगे जिसमें इसका नाम काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन है। इस चैप्टर को सीखने के लिए जिसका नाम काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन है, हमें सबसे पहले इसके मतलब को समझना पड़ेगा ताकि हम टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकें। काइनेमेटिक्स का मतलब पहले जानेंगे जो कि ब्रांच है मैकेनिक्स की, और फिर उसके बाद लीनियर मोशन का मतलब जानेंगे। मैकेनिक्स फिजिक्स की सबसे पहली ब्रांच समझी जाती है जिसमें मोशन यानी हरकत को पढ़ा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स का मतलब ही नेचर है। जब से इंसान ने कुदरत को देखना शुरू किया है तो अपनी अकल इस्तेमाल करके कुछ क्वांटिटीज कैलकुलेट करना शुरू कर दी, जिसमें फासला नापना वक्त के लिहाज से और कितनी रफ्तार दरकार होती है किसी जगह जाने के लिए। जैसे कि हैदराबाद जाना है तो 150 किलोमीटर, अगर आप गाड़ी 100 की रफ्तार से चलाएं तो 100 की रफ्तार का मतलब होता है 100 किलोमीटर पर आवर। 1.5 घंटे में इंसान पहुंच सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस इस मैकेनिक्स में की जाती हैं, और मैकेनिक्स को हम डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कंसर्न्ड अबाउट द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें एक और पार्ट आ जाता है कि विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे जिसमें फोर्स के हवाले की जरूरत होगी, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज या लॉज जिसमें फोर्स का हवाला दिया जाएगा। तो ये दो ब्रांचेस इसमें से निकल जाती हैं। एक ब्रांच का नाम है काइनेमैटिक्स और दूसरी का काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अब हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो ब्रांच है ये मैकेनिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को, लेकिन किसी भी फोर्स के हवाले के बगैर। इसमें फोर्स का जिक्र तक नहीं करेंगे। अब फोर्स है क्या चीज कि हम वैसे तो चैप्टर 4 में पढ़ते हैं, लेकिन ये फोर्स मोशन की वजह होती है। इट इज द कॉज ऑफ मोशन। तो काइनेमैटिक्स में हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते। फोर्स जो कि मूवमेंट की वजह है, हरकत की वजह है, उसको बिल्कुल नहीं देखा जाता, जबकि हरकत को देखते हैं। उसमें जो जो वेरिएबल्स पाए जाते हैं, जो जो फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड होती हैं, वो हम पढ़ते हैं। इसके अपोजिट एक और ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसको काइनेटिक्स कहा जाता है, जिसमें हम फोर्स का जिक्र करते हैं, यानी फोर्स के साथ जो भी लॉज लग रहे हैं, जो भी इक्वेशंस पाई जा रही हैं, वो इस काइनेटिक्स में पढ़ी जाएंगी, जो कि आपकी बुक का हिस्सा नहीं है। कुछ टॉपिक्स इसके पढ़ा दिए जाते हैं और इसका लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। और इसको डिफाइन इसी तरह से कर सकते हैं कि ये ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें स्टडी करते हैं मोशन विद रेफरेंस ऑफ फोर्सेस। काइनेमैटिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज जो इस्तेमाल की जाती हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जबकि काइनेटिक्स में हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, मोमेंटम के बारे में पढ़ा जाता है, टॉर्क के बारे में पढ़ा जाता है, और भी बेशुमार फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम पढ़ते हैं। आपने काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, जिसमें काइनेमैटिक्स को आपने डिफाइन किया, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसमें रेफरेंस नहीं दिया जाता फोर्स का। इसमें हम डिस्टेंस की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जैसे कि कितना फासला आपने नापा है हैदराबाद जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए, किसी जगह जाने के लिए, आप कितनी देर में पहुंचे हैं और उसकी रफ्तार कितनी थी। लेकिन ये नहीं पता किया कि उस पे फोर्स क्या लग रही थी जब ये चीज हरकत में आई। फोर्स कुव्वत को कहते हैं, और आपने ये भी जाना कि ये हरकत की वजह है। हमने हरकत की वजह नहीं जानी। काइनेमैटिक्स में हम हरकत की वजह नहीं देखते, काइनेटिक्स में हम फोर्स के हवाले के साथ बात करते हैं। और ये फोर्स के हवाले के साथ हमारे पास और ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें एक स्टैटिक्स है और चौथी डायनेमिक्स है। अब यहाँ पर काइनेटिक्स के बारे में तो नहीं लिखेंगे, आपकी बुक में काइनेटिक्स का लफ्ज इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, ब्रांच के हवाले से तो इस्तेमाल नहीं हुआ। बहरहाल डायनेमिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे और डायनेमिक्स को डिफाइन करना सीखना है। हम स्टैटिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें भी फोर्स का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चीजें हरकत नहीं करती।
जैसे कि ये रस्सी खींचने का मुकाबला जिसको टग ऑफ वॉर कहा जाता है, इसमें दोनों साइड से अगर बराबर की फोर्स लग रही हो तो देख सकते हैं कि रस्सी अपनी जगह पर रहेगी, पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रही। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड कंडीशन है, इक्विलिब्रियम है, या हम इसको रेस्ट पर भी कहते हैं जब चीजें मूव नहीं करती, अपनी जगह तब्दील नहीं करती। सो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद द बॉडीज एट रेस्ट। जो रेस्ट पर बॉडीज होती हैं, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही होती, और या फिर वो इक्विलिब्रियम में हो, तो हम ऐसी ब्रांच को स्टैटिक्स कहते हैं। जबकि डायनेमिक्स में हम चीजों को रेस्ट में नहीं देखते, चीजों को मूव करते हुए देखते हैं, जिसमें हम वजह तलाश करते हैं उनके मूवमेंट की। सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, जिसमें वजह और असर देखते हैं मोशन का, ऐसी ब्रांच को डायनेमिक्स कहते हैं। और इस डायनेमिक्स के चैप्टर में आपने फोर्स और मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले फोर्स का जिक्र होगा और फिर उसके बाद मोमेंटम। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन और मोमेंटम इज द इफेक्ट ऑफ मोशन। मोशन समझने के लिए इसके साथ आपको रेस्ट भी समझना पड़ता है कि रेस्ट क्या चीज है। और यहां पर हम बात ही करते हैं पोजीशन की, यानी आपकी जगह अगर तब्दील हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि चीजें मोशन में हैं, हरकत कर रही हैं। लेकिन अगर जगह तब्दील ना हो तो वो हरकत में नहीं कहलाई जाती, उनको हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो जगह तब्दील करती हैं या नहीं करती, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो इर्द गिर्द में पाई जा रही चीजें वो जगह तब्दील अगर नहीं कर रही, लेकिन सोलर सिस्टम से अगर हम देखें, इस दुनिया से हट के अगर हम देखें, तो दुनिया तो हरकत कर रही है, उसके साथ साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो भी हरकत में पाई जाएंगी। तो कोई भी इस कायनात में चीज ऐसी नहीं जो रेस्ट में हो। तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें ये भी बताना होगा कि वो किस लिहाज से जगह तब्दील कर रही हैं। तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। इसमें विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इर्द गिर्द के लिहाज से। आप अगर किसी बिल्डिंग से देखें बाहर क्रिकेट मैच खेला जा रहा है तो वो उतने ही फासले पर खेला जाएगा, तो सराउंडिंग बहुत जरूरी है। अगर वहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, कीपर खड़ा हुआ है, अपनी जगह तब्दील नहीं करता, तो वो रेस्ट पर है। लेकिन अगर हम चांद से देखें तो चांद के लिहाज से, या मरीख से देखें, मार्स के लिहाज से, दुनिया तो घूम रही है, तो वो जगह तब्दील करते हुए दुनिया के साथ चल रहा होगा। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रेस्ट में हो इस पूरी यूनिवर्स में। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं फिजिक्स को समझने के लिए कि इस दुनिया में जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो देखा जा रहा है चीजों को, वो रेस्ट पर उसी सूरत पर होंगी जब वो उस दुनिया के इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहे। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। एक पार्ट ये बहुत जरूरी है कि जगह तब्दील नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से। जबकि मोशन को डिफाइन करने के लिए बहुत ही आसान है इसको डिफाइन करना कि इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो इर्द गिर्द के लिहाज से ये जगह तब्दील करता है ऑब्जेक्ट, तो मोशन में है। आपने लिखना भी इसी तरह से है मोशन की डेफिनेशन कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, पहला पार्ट कि जगह तब्दील करे विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के लिहाज से, तो हम उस बॉडी को मोशन में कहते हैं। सो द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, या द स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। रेस्ट में हम इसको डिफाइन करेंगे, सिर्फ चेंजेस की जगह डज नॉट चेंज लगा दें तो ये रेस्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। इतना आसान है। जैसे कि एक किताब पड़ी हुई है टेबल पर, आप किसी भी जगह से देखें तो वो उस टेबल पर ही पड़ी रहेगी, उसका डिस्टेंस, उसका जो फासला है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, उसमें जगह बिल्कुल भी तब्दील नहीं हो रही। जबकि गाड़ी जब जा रही है, उसमें लोग जा रहे हैं, कोई बस जा रही है, तो उसमें सारे लोग अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर चले गए, जगह उसकी तब्दील हो रही है।
तो हम कहते हैं पोजीशन को x, अगर पहली पोजीशन x1 है और दूसरी पोजीशन x2 है, या अमूमन हम x एक्सिस जब पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कि x1 और x2 होता क्या है, या आप मैथ्स में ग्राफ में भी पढ़ते हैं। तो जगह जब चेंज होती है तो हम कहते हैं कि वो पोजीशन का चेंज निकाल लें, उनके दरमियान लेंथ निकाल लें तो हम फासला निकाल सकते हैं। और मोशन में सबसे पहले ये डिस्टेंस पढ़ा जाता है। अब आपने काइनेमेटिक्स का भी मतलब समझ लिया है कि काइनेमेटिक्स में हम मोशन पढ़ते हैं जिसमें फोर्स का हवाला नहीं दिया जाता, बाकी सारी बातें की जाती हैं। अब हमें मोशन भी पता चल गया है। अब मोशन की टाइप, लीनियर मोशन अगर हम समझ लें तो हमें इस चैप्टर का नाम समझ आ जाएगा, दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तो टाइप पहली लीनियर मोशन है, जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, जिसको डिफाइन करते हैं अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ। तो लीनियर का मतलब ही दरअसल लाइन है। तो एक लाइन आप बनाते हैं, अगर वो सीधी सीधी है या थोड़ी सी कर्व भी हो जाए तो वो लाइन ही समझी जाती है। तो ऐसी मोशन जो सीधी सीधी हो या उसमें थोड़ा सा टर्निंग आ जाए, थोड़ा सा कर्व पाथ हो जाए, तो ऐसी मोशन लीनियर मोशन कहलाई जाती है, जिसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। इसमें तमाम पार्टिकल्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे गाड़ी है उसके अंदर तमाम लोग जो बैठे हैं वो उसी मूवमेंट में जाएंगे, उसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे जिस डायरेक्शन में वो गाड़ी जा रही होगी। यानी गाड़ी सीधी सीधी जाती है या थोड़ी बहुत टर्न हो सकती है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि लोग भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें स्ट्रेट पाथ में या कर्व पाथ में जाया जाए और उसमें तमाम पार्टिकल्स एक ही लाइन में जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इसको हम लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद रोटेटरी मोशन है। तो इससे पहले एग्जाम्पल्स को समझना जरूरी है। एग्जाम्पल्स आपको दो दो लिखनी चाहिए डेफिनेशन के साथ। तो एक तो डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि ड्राइविंग अ कार और थ्रोइंग अ बॉल ये लीनियर मोशन है। रोटेटरी मोशन, जिसको सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, इसके अंदर बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करना होता है, जैसे कि पंखा घूम रहा है। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। एक तो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कि सर्कल वाले दायरे के मुताबिक घूम रही है अगर बॉडी, यानी एक पॉइंट के गिर्द घूम रही है जिसको फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, या एक्सिस के गिर्द घूम रही है। अब ये एक्सिस क्या चीज है? एक्सिस हम एक लकीर को कहते हैं, जैसे आप यहां पर पंखे में देख रहे हैं कि ये एक रॉड के गिर्द घूम रही है, तो वो रॉड उसका एक्सिस समझा जाता है। और इस रॉड से हम रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो इसमें एग्जांपल एक तो रोटेशन ऑफ फैन हो गई, इसके अलावा और भी चीजें घूमती हुई दिखाई देती हैं, जैसे क्लॉक है, जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द। ये सारी एग्जांपल रोटेटरी मोशन की हैं। अब वाइब्रेटरी मोशन में हम टू एंड फ्रो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि एक दफा जाना और फिर वापस आना। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट अगर किसी भी चीज में पाई जाए, जैसे ये टिक टॉक क्लॉक में पेंडुलम लगा होता है, इसको पेंडुलम कहा जाता है, जो एक दफा जाता है और फिर उस जगह वापस आ जाता है, अपने फिक्स्ड पॉइंट पर मूव कर रहा होता है। तो ऐसी मूवमेंट को वाइब्रेटरी मूवमेंट कहते हैं। एक दफा जाना और फिर वापस आना एक वाइब्रेशन कहलाई जाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन भी इसका दूसरा नाम है। तो सिर्फ यहां पर डेफिनेशन में चेंज क्या हो रहा है कि लीनियर मोशन में मूव्स इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ, रोटेटरी मोशन में मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, और वाइब्रेटरी मोशन में मूव्स टू एंड फ्रो। अब लीनियर मोशन के बारे में आप डिफाइन खुद कर सकते हैं कि स्ट्रेट और कर्व पाथ में जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही साथ जा रहे हों, तो ऐसी मोशन लीनियर मोशन कहलाई जाती है। रोटरी मोशन में सर्कुलर पाथ हो,
अब सर्कल या तो पूरा बने, और आप जानते हैं कि जो आधा सर्कल होता है उसको सेमी सर्कल कहते हैं, जो उसका आधा होता है तो उसको क्वार्टर सर्कल कहा जाता है। हम यहाँ पर आर्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो सर्कल बनाता है। तो अगर आर्क में भी मोशन हो तो उसको भी सर्कुलर या रोटेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन के बारे में जानते हैं कि टू एंड फ्रो मूवमेंट है, यानी बैक एंड फोर्थ है, एक दफा जा रहा है और फिर वापस आ रहा है उसी पॉइंट पर, फिक्स्ड पॉइंट पर। तो ऐसी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब हम काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन का मतलब जान चुके हैं। काइनेमैटिक्स का मतलब मोशन की स्टडी जिसमें हम फोर्स का हवाला नहीं देंगे, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। और ये लीनियर मोशन है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में या थोड़ा सा कर्व्ड हो जाए, तो ऐसी मूवमेंट को हम पढ़ रहे हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके हम कुछ मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर हमने दो पढ़ी थी, एक तो मेजर करने वाली जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और एक जो कैलकुलेट होती हैं जिनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन दो और इसमें पाई जाती हैं जो डायरेक्शन के लिहाज से हैं। हमने सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, कितना फासला तय करना है, मोशन कितने फासले में पाई जा रही है। तो क्योंकि पोजीशन चेंज होती है तो फासला भी तय होगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस के साथ एक और क्वांटिटी पढ़ी जाती है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इनमें थोड़ा सा फर्क है क्योंकि यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे उसमें दो टाइप्स और हैं, एक स्केलर कहलाई जाती है और दूसरे को वेक्टर कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्या है और फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम वेक्टर एक टाइप पढ़ते हैं। तो स्केलर या स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी मिकदार होती है जिसको मेजर किया जाता है या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे सिर्फ नंबर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें सिर्फ हम अमाउंट बताते हैं। तो इस नंबर को, अमाउंट को मैग्नीट्यूड कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो नंबर और अमाउंट है वो यूनिट्स के साथ भी एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर डायरेक्शन हो जाए तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर कहते हैं। अब यहां पर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज होंगी और डायरेक्शन के बगैर वाली क्वांटिटी होंगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर फर्क देखेंगे क्या है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पर हम दो पॉइंट्स यानी दो पोजीशन जगह तब्दील कर रहे हैं। मूवमेंट में तो हम यही पढ़ते हैं कि जगह तब्दील होती है तो उसी को मोशन कहा जाता है। तो अगर जगह तब्दील हो रही है तो उसके दरमियान फासला निकाल लें और वो कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक हो, यानी एक सीधी डायरेक्शन हो, उसमें कोई इधर उधर नहीं जाया जा रहा। तो सीधी डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन को मखसूस डायरेक्शन कहा जाता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस को कहा जाता है कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान, दो जगहों के दरमियान लंबाई अगर निकाल लें तो उसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं, आप इधर उधर जा सकते हैं लेकिन आपने उस जगह पहुंचना है। तो ऐसी क्वांटिटी डिस्टेंस कहलाई जाती है। दोबारा से रिपीट करता हूं, डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहां पर हम फर्क सिर्फ डायरेक्शन का देखते हैं। अगर आप इधर उधर जा रहे हैं, गली से निकले हैं, फिर उसके बाद आपने टर्न किया है, रोड की तरफ गए हैं और फिर आपने दोस्त से मिला है, इधर उधर जा रहे हैं, तो आप ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और डिस्टेंस कवर करने के लिए अब तो मोबाइल में ऐप भी होती हैं जिसमें स्टेप्स काउंट किए जा सकते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सीधा सीधा जाना है, आपको बस एक डायरेक्शन पता होगी। तो आपको अगर रुकावट मिलती है तो आप दीवार तोड़ के निकल जाएं, या आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और सीधा सीधा जाएं। तो ऐसी जो डायरेक्शन आपके पास है जिसमें आप स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहलाया जा सकता है। और यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो सेम है, एस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगाया जाता है। और ये एरो किसी सिंबल के ऊपर लगा दें
तो ये वेक्टर क्वांटिटीज में ही ऐसा होता है। अच्छा, पोजीशन क्या है? पोजीशन को हम लोकेशन भी कहते हैं, और एसआई यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एक ही है, जिसको मीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल m से लिखा जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक तो डेफिनेशन लिखी जा सकती है, जैसे कि डिस्टेंस में लिख सकते हैं द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कोई भी फासला हो सकता है, कोई भी लंबाई हो सकती है। इधर उधर जा रहे हैं तो देखें ये फासला बढ़ता चला जा रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा है, तो जो सीधा सीधा रास्ता होता है वो बहुत कम होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्टकट कह सकते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट से और शॉर्ट कुछ नहीं होता, तो ये शॉर्टेस्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो एक और पॉइंट तो ये हो गया कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस के बारे में आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि दैट कुड बी एनी लेंथ। फिर आप यहाँ पर फर्क बता सकते हैं कि सिंबल डिस्टेंस की कैपिटल एस है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस एंड अ एरो अबव इट, इसके ऊपर एरो लगा होता है। और चौथा फर्क इसमें आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन बताते हैं। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद अब हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें कहीं पर जाना है तो उसका डिस्टेंस निकालना होगा। जगह तब्दील कर रहे हैं तो हमें डिस्टेंस बताना होगा, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो हम फासला लाजमी निकालते हैं जब भी हरकत कर रहे होते हैं, और कितनी देर में अगर कर रहे हैं तो हम टाइम भी निकाल लें, और उस टाइम को अगर जोड़ दें तो हम स्पीड निकालते हैं। स्पीड या फिर वेलोसिटी, दोनों में बिल्कुल वही फर्क है जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्टेंस में हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताने की जरूरत, इधर उधर जा रहे हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमें कोई एक मखसूस डायरेक्शन बतानी है। वहां पर हमें फासला जो भी नापना है वो एक ही डायरेक्शन में नापना है। जैसे आप हेलीकॉप्टर में चले जाएं या एरोप्लेन में चले जाएं तो उसमें एक ही डायरेक्शन होती है, जबकि रोड पर आप जा रहे हैं या फिर आप गलियों में जा रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर सकते, डिस्टेंस कवर किया जाता है, उसमें डायरेक्शंस बहुत ज्यादा चेंज होती हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहा जाता है। यहाँ पर जो रेट का मतलब है वो समझ लें कि रेट कहते हैं किसी चीज से डिवाइड करना, किसी चीज के लिहाज से डिवाइड करना। अब यहाँ पर जब दुकान में कोई सौदा लेने जाते हैं तो वहां पर किलोग्राम्स में चीजें मिलती हैं, हम तो मिकदार निकालते हैं किलोग्राम्स में। तो उस किलो, एक किलो के लिहाज से अगर हम पैसे पता कर लें तो उसको हम रेट कहते हैं। यानी आप चीनी लेने जा रहे हैं तो चीनी का रेट पता करना है, तो इट इज द प्राइस ऑफ दैट पर किलोग्राम। एक किलोग्राम में कितनी रुपए में चीज मिलेगी। लेकिन यहां पर जो हमारे पास रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितने टाइम के लिहाज से, टाइम से डिवाइड करना है। अब ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं चेंज ऑफ पोजीशन, क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब ये है कि मोशन कवर कर रहे हैं, मोशन हो रही है, तो लेंथ जो भी निकलेगी उस चेंज ऑफ पोजीशन की वो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें, ये भी एक और डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। और यहां पर कोई बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है तो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अगर वो पोजीशन निकाल लें और उन पोजीशन के दरमियान लेंथ निकाल लें तो उस लंबाई को हम डिवाइड कर सकते हैं टाइम से, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपके पास v से रिप्रेजेंट होती है वेलोसिटी। इसके ऊपर एरो आता है क्योंकि ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर भी एरो आता है। और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसके साथ एक और क्वांटिटी है जिसको स्पीड कहते हैं, और स्पीड में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस होता है। सिर्फ फर्क ये है वेलोसिटी और स्पीड का कि स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम
और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला वही होगा, बस एरो हटा देंगे तो ये आपके पास स्केलर बन जाता है, यानी डायरेक्शन के बगैर हो जाता है। स्पीड में डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसमें डायरेक्शन मखसूस नहीं होती या हम डायरेक्शन नहीं बताते, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन बताई जाती है और वो एक मखसूस होती है। स्पीड और वेलोसिटी में देख रहे हैं न्यूमरेटर साइड पर एस लिखा हुआ है जिसको मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एसआई यूनिट मीटर्स है, जबकि टाइम जो डिनोमिनेटर में है वो सेकंड है। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, तो मीटर अपॉन सेकंड हो गया यूनिट इसका। स्पीड और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड या मीटर अपॉन सेकंड लिखते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में एम अपॉन एस लिखा जाता है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहले तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। स्पीड में देखें डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी इधर उधर जाया जा रहा है, पहली डायग्राम में आप देख सकते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में एक ही रास्ता नाप रहे हैं, सीधे रास्ते में जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, जबकि वेलोसिटी में जीरो पॉजिटिव और वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। यहां पर नेगेटिव का मतलब समझ लीजिए कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये वेक्टर्स में पढ़ा जाता है और वेक्टर्स में हम डिटेल में इसको समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि अगर नेगेटिव साइन आ जाता है किसी वेक्टर क्वांटिटी में, जैसे कि वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन उल्टी हो गई है। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एरो नहीं लगाया जाता, जबकि वेलोसिटी को v के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। अब टाइप्स हम पढ़ सकते हैं स्पीड की। स्पीड के बारे में जान चुके हैं कि ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और यहां पर तीन टाइप्स पढ़ेंगे। पहली यूनिफॉर्म स्पीड जिसको कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसको वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं, और तीसरी एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हम कहते हैं कि अगर डिस्टेंस इक्वल कवर किया जाए और इक्वल टाइम इंटरवल्स में, यानी हम टाइम इंटरवल्स बना लें, एक एक सेकंड के बाद डिस्टेंस देख रहे हैं कितना कवर हो रहा है और डिस्टेंस हर सेकंड के बाद बराबर कवर हो, तो ऐसी कंडीशन में यूनिफॉर्म स्पीड निकलती है, यानी कांस्टेंट स्पीड निकलती है, एक जैसी स्पीड निकल रही होती है। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो यहां पर हमारे पास स्पीड आ जाती है। तो यहां 5 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा, और इसी तरह से आगे भी हम निकाल सकते हैं। 5 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 ही आ रहा है सब में। तो ऐसी कंडीशन में स्पीड कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म यानी हमवार होगी, एक जैसी होगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है कि when the object covers equal distance in equal interval of time, the speed is called uniform speed. वेरिएबल स्पीड में हम कहते हैं कि डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड होता है, यानी हमारे पास वो स्पीड एक जैसी नहीं होती, और इन सबको निकालने के लिए हम एवरेज निकालते हैं, यानी हमारे पास पूरे डिस्टेंस निकाल के उसको पूरे टाइम से डिवाइड कर दें तो वो एवरेज कहलाया जाता है। तो यहां पर ये तीन टाइप्स हैं स्पीड की। वेरिएबल स्पीड में हम देख सकते हैं कि हर डिस्टेंस डिफरेंट है, तो टाइम इंटरवल अगर हम सेम ले लें, इक्वल ले लें, लेकिन डिस्टेंस अगर डिफरेंट आ जाए, अनइक्वल आ जाए, तो स्पीड चेंज होती रहती है। तो ऐसी कंडीशन को वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम निकाल सकते हैं। इसमें अगर हम पूरे की निकालना चाहें तो हम पूरे डिस्टेंस की जो निकालते हैं वो एवरेज कहलाई जाती है, और इसमें हम डिस्टेंस अपॉन टाइम ही फॉर्मूला रख रहे होते हैं, लेकिन डिस्टेंस पूरा ऐड करना पड़ता है और टाइम भी पूरा ऐड करके डिवाइड करना पड़ता है। तो इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
इसी तरह से तीन टाइप्स हैं वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं, और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने एवरेज स्पीड पढ़ी, तो यहां पर भी टोटल डिस्टेंस अब नहीं निकालेंगे क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड किया जाता है टाइम से। ये याद रखिएगा कि हमारे पास डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की। अब यहां पर हमारे पास वेलोसिटी में एक तो मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा डायरेक्शन भी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड दरअसल स्पीड है, क्योंकि डायरेक्शन अगर नहीं बता रहे तो वो तो स्पीड हो गई। सो यहां पर वेलोसिटी में कहा जाता है कि वेलोसिटी में एक तो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि ये दरअसल स्पीड ही है लेकिन इसमें डायरेक्शन भी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे, तो ये बहुत जरूरी है कि डायरेक्शन का सेम होना भी, वरना अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वो वेलोसिटी नहीं रहती। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा कि ये वेलोसिटी, इसमें स्पीड भी चेंज नहीं होनी चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इट इज अ टाइप ऑफ वेलोसिटी इन विच बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर गाड़ी जा रही है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही है और इसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहे, तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड है इसको हम वैल्यू कहते हैं, ये सिर्फ नंबर्स और यूनिट्स के साथ लिखी जाती है। तो डायरेक्शन अगर नहीं बताई है तो वो स्पीड होगी, और अगर डायरेक्शन बताई है तो उसमें फिर उसको वेलोसिटी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर डायरेक्शन और उसकी वैल्यू दोनों सेम है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम कहते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ वेलोसिटी इन विच आइदर स्पीड चेंज और इट्स डायरेक्शन। तो या तो इसकी स्पीड चेंज होगी या इसकी डायरेक्शन। तो सबसे पहले ये हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं और वैल्यू वही है, स्पीड वही है, मैग्नीट्यूड वही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसको वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। और अगर इस पूरे मोशन को देखें तो इसमें इसको एवरेज वेलोसिटी में शुमार नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ टुकड़ों को देख लिया जाए तो हम इसमें ये टुकड़ों की वेलोसिटी कह सकते हैं। अगर ये डायरेक्शन हमारे पास सेम हो तो इसकी एवरेज निकाल सकते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं उसी फॉर्मूले से, टोटल को डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से। अब यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज होगी, 30 हो गई, फिर 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 40 मीटर पर सेकंड हो गई, डायरेक्शन वही है। तो या तो हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी एक तरीका है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, ऐड कर लें सबको, और फिर उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, तो ये एवरेज वेलोसिटी होती है। इसका एक और फॉर्मूला भी है जिसको हम कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे, और इसमें सिर्फ हमें दो वेलोसिटीज चाहिए होती हैं, एक शुरू वाली वेलोसिटी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी वी कहते हैं, और एक बाद वाली वेलोसिटी जिसको हम वीएफ यानी फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या ये भी कह सकते हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल कवर हो, सो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। यानी 72 किलोमीटर हर घंटे में कवर किया जा रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन देखें सेम है, तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। पहले अगर 108 किलोमीटर एक घंटे में तय किया है, फिर उसके बाद 72 किलोमीटर्स, एंड देन उसके बाद 144 किलोमीटर, यानी बहुत ज्यादा तय कर लिया, स्पीड यानी बहुत ज्यादा है, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास सेम है, तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है जबकि डिस्टेंस वही कवर हो रहा है, जाहिर सी बात है डिस्टेंस कहा जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता, तो तब भी हमारे पास ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी।
सो यहाँ पर ये 72 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें अगर तो वो 20 मीटर पर सेकंड बनता है, और 108 को 30 मीटर पर सेकंड कहते हैं, और 144 को 40 मीटर पर सेकंड कहते हैं। ये कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 से डिवाइड करें, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। इसकी एवरेज अगर निकालना चाहें तो सबको ऐड कर लें, 72 72 72 डिवाइड कर लें 1 + 1 + 1, क्योंकि एक एक घंटा है, तो ये हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर ही होगा। यानी यहां पर यह पता चल गया कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है, क्योंकि हर किसी में एक ही जितनी वेलोसिटी है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम इन सबको डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है, हम इसको ऐड करके डिवाइड करा दें तो डिफरेंट आएगी। हो सकता है इससे हटके भी आए अगर वैल्यूज और चेंज हो। तो हम तो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन अगर सेम होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी नहीं होगी, वो एवरेज स्पीड होगी। एक्सेलरेशन को कहते हैं कि कितना चेंज आया है वेलोसिटी में। जैसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, उसमें चेंज आ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो हम एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक्सेलरेशन की जब टाइप पढ़ रहे होंगे तो उसमें इसका जिक्र जरूर करेंगे। तो एक्सेलरेशन जब पढ़ी जाएगी जब चेंज आएगा वेलोसिटी में, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज निकाल लें वेलोसिटी का, और यहां पर चेंज को पढ़ने के लिए हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी देखते हैं। यानी हम एक मोशन है उसके दो इंटरवल्स निकालते हैं। जो हमने एरोस 2 2 3 3 बनाए थे, ये एक एरो एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चेंज को निकाल के अगर टाइम से डिवाइड कर दें, उतने टाइम में ये अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन आप सबने अगर पढ़ा हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने नहीं ऑब्जर्व किया तो आप रोजमर्रा जिंदगी में ऑब्जर्व करते भी हैं। जैसे कि गाड़ी में एक पेडल लगा होता है जिसको पुश किया जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है, और फिर आप एक और पेडल है उसको दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। ऐसे पेडल को एक तो रेस पेडल कहते हैं और एक ब्रेक पेडल होता है। रेस पेडल को एक्सेलरेटर भी कहा जाता है। तो एक्सेलरेटर का मतलब ही एक्सेलरेशन देने वाला। तो जैसे गाड़ी, आपके पास कोई एक बॉडी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, हम कहते हैं पहले की वेलोसिटी इनिशियल है और बाद वाली वेलोसिटी फाइनल होती है। अगर हम शुरू में कहते हैं कि टाइम 0 है और बाद वाले टाइम को t के बराबर ले लें तो हम चेंज निकाल सकते हैं। तो टाइम का चेंज तो वही होगा, t में से माइनस कर दें 0 तो t ही आता है। लेकिन वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो vf माइनस vi होगा, क्योंकि बड़े में से छोटा निकालते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है कि बड़े में से छोटा निकालें, हम कहते हैं कि चेंज दरअसल बाद वाली वैल्यू को माइनस करना है पहले वाली वैल्यू से। अगर आप किसी जगह जाते हैं, कोई चीज परचेज की है, अगर आप किसी दुकान पर गए, आपने वहां से चीजें ले ली हैं और आपका बिल बना है कोई 450 रुपए, आपके पास 500 रुपए का नोट है, तो जो बिल बना है वो पहले बना है ना, वो इनिशियल है, और जो आप बाद में दे रहे हैं वो फाइनल है। तो चेंज जो निकाला जाएगा वो बाद में से पहले को माइनस करना होगा, यानी 500 माइनस 450 विच इज 50। तो चेंज हमेशा बाद वाले से पहले वाला माइनस करते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो vf माइनस vi करेंगे, टाइम जो हमारे पास है वो t है, a यहां पर सिंबल है एक्सेलरेशन की विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी का जिक्र किया गया है। लेकिन हम यहां पर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस जब करेंगे तो उसमें सिंबल a से रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्योंकि आपके इस लेवल में वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है। इसमें आपने डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स में एरोस के साथ क्वांटिटीज को नहीं करना। इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, टाइम से डिवाइड हो रहा है फिर से, तो सेकंड जब डिवाइड होगा सेकंड से तो आप जानते हैं कि सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होके सेकंड स्क्वायर बना लेता है। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट विच इज रिटन एज m/s⁻²। तो आप ये जानते हैं कि कोई डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर ऊपर जाके
माइनस में आ सकती है, तो इसको ms पावर -2 भी लिखते हैं। एक्सेलरेशन की 5 टाइप्स हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का बहुत ही स्पेशल नाम है, इसके 2 और नाम होते हैं जिसको डेसेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये 3 टाइप्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में चेंज हो रही है वेलोसिटी। 1 सेकंड में कितनी चेंज हो रही है, 1 घंटे में कितनी चेंज हो रही है वेलोसिटी, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अमूमन ऐसा यूनिट्स में निकाला जाता है, तो सेकंड में चेंज हो रही है वही देखेंगे। जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये चेंज से ही ताल्लुक रखती हैं। हम कहते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो टाइप है एक्सेलरेशन की जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अब चेंज तो या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, बढ़ रही है वैल्यू या कम हो रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि गाड़ी की अगर वेलोसिटी 20 थी, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, तो ये बढ़ रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं कि ये टाइप है एक्सेलरेशन की जिसमें वेलोसिटी कम होती है, इन विच वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। तो वेलोसिटी अगर कम होती है तो 20 से 10 हो गई, फिर 0 हो गई, तो ऐसी कंडीशन कब आती है, जब आप ब्रेक लगाते हैं, स्पीड कम होते होते 0 पर चली जाती है, तो ये रिटार्डेशन भी कहलाई जाती है, इसको डेसेलरेशन भी कहते हैं। और आप इसका चेंज अगर निकालें तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में चेंज निकालें, अगर 30 में से 20 को माइनस करें तो पॉजिटिव आ रहा है 10, जबकि नेगेटिव में देख रहे हैं 10 में से 20 निकालें तो हमारे पास -10 आएगा। तीसरी टाइप है जीरो एक्सेलरेशन, जिसमें हम कहते हैं कि बॉडी में अगर कोई वेलोसिटी चेंज ना हो तो ऐसी टाइप जीरो एक्सेलरेशन कहलाई जाती है, और इसमें वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, तो ये जीरो एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी याद रखें एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी चेंज कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन का मतलब ही है वेलोसिटी का चेंज। अगर वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट हो हर टाइम इंटरवल में, यानी हर सेकंड बाद आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो इक्वली हो रही है, जैसे कि 20 के बाद 30 हो गई, फिर 40 हो गई, तो चेंज इसमें 10-10 के हिसाब का आ रहा है। और ये भी है कि 20 के बाद 10 फिर 0, तो यहां पर कम हो रही है 10-10 के हिसाब से। या तो बढ़े या कम हो, चेंज में 2 ही चीजें होती हैं, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। सो इसको लिखेंगे अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन विच बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो हर टाइम इंटरवल पर इक्वल ही चेंज आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ये कंडीशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होती है, यानी इसमें एक्सेलरेशन सेम है हर जगह, यानी चेंज सेम आ रहा है। अब हर सेकंड का चेंज निकालें तो 30 फिर 40, 10-10 के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। इसी तरह से 20 फिर 10 फिर 0, इसमें एक्सेलरेशन 10-10 के हिसाब से कम हो रही है। तो दिस इज एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं इसको। जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, और इसमें इक्वली चेंज नहीं हो रही होती, अनइक्वली चेंज होती है। जैसे 20 के बाद 40 हो गई, फिर हमारे पास वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी है इसमें 10 हो गई, तो यहां देख रहे हैं पहले 20 के हिसाब से चेंज हुई, फिर 30 के हिसाब से कम हुई, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसमें जो एक्सेलरेशन आ रही है पहले 2 इंटरवल्स में 40 - 20 इट इज 20, 1 सेकंड के हिसाब से करें तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर उसके बाद 10 हो गई 40 के बाद, तो दैट इज डिक्रीजिंग, तो -30 आएगा। यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है।
हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया है, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन की, और अब हम इनसे इक्वेशंस बनाएंगे क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास फॉर्मूले नहीं है। इनमें हमने अब कोई भी एरोस के साथ यानी वेक्टर क्वांटिटीज को एरोस के साथ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, वो सिर्फ डेफिनेशन की हद तक थी। न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस में अब एरो हटा के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस लेवल में। आगे जब आप एडवांस लेवल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो फिर आप वेक्टर क्वांटिटीज को एरो के साथ ही ड्राइव कर रहे होंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम एरोस के बगैर डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, तो इसको इक्वेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं। सेकंड इक्वेशन जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो इसको हम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। जबकि थर्ड इक्वेशन मिक्स्ड इक्वेशन कहलाई जाती है। हमने यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और वेलोसिटी में हमने वी आई, वी एफ, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन और उसको टाइम के लिहाज से पढ़ा। तो ये 5 वेरिएबल्स हम इन इक्वेशंस में इस्तेमाल करते हैं, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में 5 वेरिएबल्स तो नहीं इस्तेमाल होते, हम 4 ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम से एक फॉर्मूला बना लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर फाइनल वेलोसिटी होती है। सेकंड इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम की मदद से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जबकि थर्ड इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करते हैं इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी से। सो ये मिक्स्ड इक्वेशन कहलाई जाती है। किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले कंसीडरेशन लिखनी बहुत जरूरी है। ये इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन होती है। यहां पर याद रखें कि जो डेरिवेशन करेंगे उसमें 3 चीजें हमें लिखनी होंगी। सबसे पहले कंसीडरेशन, उसके बाद फिर स्टेटमेंट, और फिर उस स्टेटमेंट के बाद हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। यानी जो भी फॉर्मूला आपने लिखना है, जो भी इक्वेशन आपने लिखनी है, उसको स्टेटमेंट से पहले एक्सप्लेन जरूर करना है, और फिर सबसे आखिर में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, विच इज द रिजल्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, और यहां पर जो मैं आपको कंसीडरेशन लिखवा रहा हूं, ये सब इक्वेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड में भी, थर्ड में भी। So consider a body is moving with initial velocity vi and produces constant acceleration a to cover some displacement s in a time interval t. Its velocity becomes vf. So ये final velocity vf होती है। ये हमने जो consideration लिखी है इसको समझ लेते हैं कि कोई एक बॉडी है और ये बॉडी मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी से, और ये एक टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस कवर करती है। इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है एक्सेलरेशन में, तो हम इसको जो टाइम इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज टी। शुरू में हमने स्टॉप वॉच में 0 टाइम देखा है और बाद में टाइम नोट कर लिया है, जबकि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पाई जाती है। अब चेंज जो हम निकालते हैं वेलोसिटी का, वो फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं। तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को। डेल्टा वी का मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये वी एफ माइनस वी आई के बराबर है। हम यहां पर अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें तो ये दरअसल है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर हम पुट कर देंगे वैल्यू वी एफ माइनस वी आई। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये दरअसल डेरिवेशन तो नहीं है, ये सिर्फ वेरिएबल्स की अरेंजमेंट है, इधर उधर करना है बस। इसमें हम कोई और फॉर्मूला तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, सिर्फ एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को अरेंज कर रहे हैं। तो ये डेरिवेशन दरअसल नहीं है। डेरिवेशन तो वो होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस को कंबाइन करके कुछ हम फॉर्मूला बना लें। तो ये एक अरेंजमेंट है, ये एग्जाम में इसलिए ज्यादा पूछी भी नहीं जाती। तो अरेंज कैसे करेंगे? टाइम यहां पर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास at इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई आ गया। अब यहां पर हमें vf की इक्वेशन बनानी है, तो vi के साथ माइनस साइन है, तो vi को दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर उधर कर दें तो vf इक्वल्स टू vi प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी कंसीडरेशन के साथ हम सेकंड भी करेंगे और थर्ड भी करेंगे, जिसमें बॉडी को कंसीडर किया है। पहले इनिशियल वेलोसिटी है और वो कुछ
टाइम में, जिसको t से रिप्रेजेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और उसकी वेलोसिटी बाद में vf बन जाती है जब उसमें एक्सेलरेशन होगी, यानी चेंज होगी वेलोसिटी। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देख सकते हैं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर हो तो उसके एवरेज निकालने के लिए हम दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज का यही फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला वेलोसिटी का ये है और दूसरा फॉर्मूला आप जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी के मुताबिक vf प्लस vi अपॉन 2 एक फॉर्मूला है, और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है जो डिस्टेंस पूरा है, यानी यहां पर तो डायरेक्शन भी आती है वेलोसिटी में, तो डिस्प्लेसमेंट जो पूरा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसको पूरे टाइम से डिवाइड कर दें, जिसको हम t भी कह सकते हैं टोटल को, तो हमारे पास s अपॉन t एक और फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल होता है। दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि टाइम को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। VAV एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर हम VAV की जगह इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को मान लेंगे S इक्वल्स टू VAV इंटू टी, जो कि मल्टीप्लाई करके आई है टाइम से। अब पुट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में, तो VAV की जगह, एवरेज वेलोसिटी की जगह VF प्लस VI अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहां पर हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक VF हमने निकाला था, दैट इज VI प्लस AT। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF ले लेते हैं और VF की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। VF एलिमिनेट हो जाएगा और उसकी जगह VI प्लस AT आ जाएगा। सो इक्वेशन 4 मान लें इसको, VF इक्वल्स टू VI प्लस AT, और इक्वेशन 3 पहले वाली थी। पुट करते हैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में, सो उसकी जगह VI प्लस AT सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। अब ये VI और VI ऐड हो रहे हैं, तो 2VI हो जाएगा और AT एक साइड पर रख दिया। अब ये T मल्टीप्लाई भी हो रहा है इन सब से, तो 2VI से भी मल्टीप्लाई होगा और AT से भी मल्टीप्लाई होगा, तो T और T बेस से पावर ऐड हो जाती हैं, T स्क्वायर हो गया। अब ये होल डिवाइड हो रहा है 2 से, हम यहां पर अगर एलसीएम ब्रेक कर दें तो 2VIT से भी 2 डिवाइड हो गया और AT स्क्वायर से भी 2 डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 से कैंसिल करवा सकते हैं और VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, विच इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इसमें किया है हमने, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला बनाना है। तो हम एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से चलेंगे, और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और दूसरा VF प्लस VI अपॉन 2। दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 2 से, ये दो फॉर्मूले। तो S का फॉर्मूला निकालने के लिए हम जो दूसरा फॉर्मूला, जो कि उसकी डेफिनेशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वो इस्तेमाल करेंगे और उसमें फिर जो इक्वेशन 1 है वो सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। इससे हमें S की इक्वेशन मिल सकती है, लेकिन अमूमन हमें फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं होती, इसलिए हम यहां पर फाइनल वेलोसिटी भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे फाइनल वेलोसिटी की जगह VI प्लस AT, तो हम ये ड्राइव कर सकते हैं। सो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह से थर्ड इक्वेशन भी होगी, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 3 तक तो वही करेंगे। याद रखें कि कंसीडरेशन जो लिखी है वो यहां पर भी लिख सकते हैं और थर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। कंसीडरेशन के बगैर डेरिवेशन स्टार्ट नहीं होती। सो थर्ड इक्वेशन में सारे स्टेप्स वही हैं, तीनों इक्वेशंस निकालेंगे। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके हम एक इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का नहीं, बल्कि उससे पहले, फर्स्ट इक्वेशन से पहले जो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था वो इस्तेमाल करेंगे। इसको इक्वेशन 4 कह देंगे। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि VF प्लस VI और VF माइनस VI इन दो इक्वेशंस के पास हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो VF प्लस VI और VF माइनस VI कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं, और ये फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, दैट इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला। A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक और फॉर्मूला बन सकता है। तो हम इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करने पर
लेफ्ट हैंड साइड पर तो a और s हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन राइट हैंड साइड पर हम देख सकते हैं vf प्लस vi अपॉन 2 इंटू टी और vf माइनस vi अपॉन टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस। अब ये t और t तो कैंसिल हो रहे हैं और इसके साथ साथ vf माइनस vi vf प्लस vi से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला बना रहा है जैसे a माइनस बी a प्लस बी से फॉर्मूला बना सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम यहाँ पर a की जगह vf रख दें, अगर b की जगह vi रख दें तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर हो सकता है और डिनोमिनेटर में 2 ही बचा हुआ है तो ये 2 दूसरी साइड पर भेज सकते हैं, तो ये हमारे पास 2as मल्टीप्लाई होके आ जाएगा इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वहां यूज करेंगे जहां पर टाइम नहीं गिवन होगा और बाकी सारी चीजें निकालनी है। सो ये इक्वेशन हमने फाइंड की है हॉरिजॉन्टल मोशन की। लीनियर मोशन में सेकंड टाइप और होती है जिसको वर्टिकल मोशन कहते हैं। तो अगर चीजों को गिरता हुआ देखें जिनको फ्री फॉल कहा जाता है, ये वर्टिकल मोशन होती हैं। इसको मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं और ग्रेविटी की मदद से चीजें गिरती हैं, वेलोसिटी चेंज होती है, जिनमें एक्सेलरेशन पाया जाता है। तो ऐसी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की मदद से हो, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहा जाता है और इसकी वैल्यू g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं बल्कि वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को गिरा के देखा जाएगा। सबसे पहले हम डाउनवर्ड मोशन पढ़ते हैं जिसमें किसी चीज को अगर गिराएं तो स्टॉप वॉच पर 0 टाइम सेट करके हम चेक कर सकते हैं कि वो कितना फासला तय कर रहा है और कितनी वेलोसिटी है उसके अंदर। तो वेलोसिटी शुरू में हम जब चीजों को गिराते हैं तो वो स्टेशनरी होती हैं, तो इसलिए हम वेलोसिटी 0 लेते हैं, जबकि चीजें जब गिरती हैं तो वो किसी ग्रेविटी की मदद से गिरती हैं और ये ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है और हमें पता है कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी जो है चेंज होगी इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो यहां पर हमें जो वेलोसिटी मिलेगी बाद में वो फाइनल वेलोसिटी होगी। अब यहां थोड़ा सा चेंज है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम लिखेंगे g विच इज 9.8 और यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हाइट कहा जाएगा, वो h के बराबर होगी। इसी तरह से इक्वेशंस भी चेंज हो जाएंगी। vf इक्वल्स टू vi प्लस at, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर जो हॉरिजॉन्टल में पढ़ते थे, अब ये चेंज हो जाएगी vf इक्वल्स टू vi प्लस gt, h इक्वल्स टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर एंड 2gh इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये वर्टिकल मोशन यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशंस होंगी। तो याद करने की इसको इतना जरूरी नहीं है, आपने अगर हॉरिजॉन्टल की याद कर ली है तो वर्टिकल की भी याद हो जाएंगी, सिर्फ a की जगह g है और s की जगह h है। यहां पर डाउनवर्ड मोशन भी है और हम ये भी देखते हैं कि अपवर्ड मोशन भी पाई जाती है, यानी चीजों को उछाला भी जा सकता है। सो डाउनवर्ड के लिए हमेशा लफ्ज इस्तेमाल होता है व्हेन वी ड्रॉप सम ऑब्जेक्ट्स और अपवर्ड में हम थ्रो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो अपवर्ड मोशन में माइनस में वैल्यू आती है g की विच इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पाई जाती हैं। जो ग्रेविटी इस दुनिया में है दैट इज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी इसमें जो g की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है दैट इज अ कांस्टेंट। अगर किसी चीज को फेंकें तो उसकी वेलोसिटी शुरू में 0 होती है क्योंकि वो हरकत ही नहीं कर रही, लेकिन जब वो चीज गिरती है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली यानी इक्वली बढ़ रही होती है। अगर हम मान लें कि ये जो एक्सेलरेशन है ये 10 के बराबर है, राउंड ऑफ कर दें वैल्यू को, 9.8 होती है वैसे तो, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 10 भी लेते हैं, कहीं कहीं किताब में 10 भी ली गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर प्लस है तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि प्लस पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 10 आएगी हर सेकंड बाद। अगर देखें इसको आप चेक भी कर सकते हैं,
वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। टी की जगह 1 पुट करें, ए की जगह 10 पुट करें और वी एफ निकाल सकते हैं। वी आई आपके पास 0 है। इसके बाद हमारे पास जब दूसरा इंटरवल लिया जाता है तो पहले की वेलोसिटी इनिशियल हो जाती है, यानी वी आई को आप 10 ले लेंगे। और फिर उसके बाद देख सकते हैं हर सेकंड में देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वो भी कॉन्स्टेंटली 10-10 के हिसाब से। और फिर उसके बाद 10 और बढ़ गई तो 30 हो गई। तो ये डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती चली जाती है, और इसीलिए जब चीज बहुत दूर से फेंकी जाए तो उसके अंदर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अपवर्ड मोशन में अलग हिसाब है। अपवर्ड मोशन में ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका जा रहा है, ग्रेविटी के खिलाफ फेंका जा रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। और क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें वेलोसिटी कम होती होती बिल्कुल जीरो हो जाती है जब टॉप पर चीज पहुंचती है, और फिर उसके बाद वापस बॉडी नीचे आती है। अगर ये जीरो नहीं होगी तो वो तो चलती चली जाएगी, बॉडी मूव करती रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी दरअसल मूवमेंट को ही बता रही होती है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में बढ़ रही है। यहां पर वेलोसिटी अगर हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड हो उससे फेंकी जाए, क्योंकि हम चीजों को फेंकते हैं ऊपर की जानिब, उनकी वेलोसिटी होती है कुछ ना कुछ, तो यहां देखा जा सकता है कि वेलोसिटी कम होगी। हर सेकंड बाद निकालने के लिए हमें देखना होगा कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, और उसके लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन डेसेलरेशन जो वेलोसिटी को डिक्रीज करती है। वेलोसिटी हमारे पास कम हो जाएगी, और अगर इसको राउंड ऑफ कर लें 10 के बराबर ले लें तो Vf में 10 की वैल्यू कम होगी। इसको आप फॉर्मूले को चेक भी कर सकते हैं। Vf निकालना हो तो Vi 30 है, -10 इंटू 1 करेंगे क्योंकि 1 सेकंड के हिसाब से कर रहे हैं, तो 20 आएगा। अब यहां पर इनिशियल को ले लें और फिर चेक कर सकते हैं वेलोसिटी अगले सेकंड में 10 और कम हो जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर उस वक्त के बाद ये बॉल वापस आती है, विच इज डाउनवर्ड मोशन, और यहां पर एक्सिलरेशन पॉजिटिव में होती है। तो ये याद रखें कि डाउनवर्ड मोशन में चीजों को ड्रॉप जब किया जाएगा तो उस वक्त वेलोसिटी जब ड्रॉप कर रहे होंगे 0 होगी, और यहां पर एक्सिलरेशन पॉजिटिव होती है। जबकि अपवर्ड मोशन में चीजों को थ्रो किया जाता है, उसमें वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है, और वो वेलोसिटी टॉप पर जाके 0 हो जाती है, उससे आगे नहीं जा सकती। फिर अपवर्ड मोशन के बाद डाउनवर्ड मोशन नेचुरली इटसेल्फ आ रही होती है, या आप खुद करके भी देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये बुक के एक्सरसाइज में से हैं चैप्टर 3 की, जिसमें तीसरा सवाल शुरू किया जाएगा जो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ताल्लुक रखता है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विच इज a इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन t। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी ज़रूरी है, और फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जिसमें हम इसके वेरिएबल्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले डाटा लिखा जाता है, और डाटा में जो चीज़ें नोन हैं उनको लिख के फिर अननोन लिखा जाता है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको अननोन कहते हैं। और ये याद रखें कि जो अननोन्स एक से ज़्यादा आए तो उसमें हमें फॉर्मूलों को ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। एक फॉर्मूला एक ही अननोन निकाल सकता है। तो जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ तो सिर्फ एक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज डेसिलरेशन। सवाल को पढ़ेंगे सबसे पहले ताकि डाटा लिख सकें। और यहाँ पर कहा गया है, अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स। तो एक कार है जो 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है, एंड इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। एक वक्त आएगा कि ये रुक जाएगी, और ये 5 सेकेंड में रुकी है। जब रेस्ट पर आते हैं तो वेलोसिटी 0 होती है। तो शुरू में इसकी वेलोसिटी थी और बाद में इसको वेलोसिटी में लाया गया है 0 की वेलोसिटी में। इसका डाटा बनाएंगे।
डाटा की हेडिंग डालते हैं और हमें जो चीज़ें गिवन हैं वो लिखेंगे, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। सो डाटा डिस्क्रिप्शन के बगैर इनकम्प्लीट होता है। इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ vi इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को इस तरह से भी लिख सकते हैं और km h पावर -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि h ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। और हमें यह भी बताया है कि फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां पर रेस्ट पर लाया गया है। अब यहां पर कह रहे हैं टाइम जो लगा है इस पर, दैट इज t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन फर्स्ट, क्योंकि डेसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर ये निकाल लिया तो डेसेलरेशन भी पता चल जाएगी। तो डेसेलरेशन क्या है? इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आप -a निकाल लें तो दैट इज एक्चुअली डेसेलरेशन। 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें यहाँ पता है कि 1 किलोमीटर को डिवाइड किया गया है 1 घंटे से, तो किलोमीटर पर आवर बनता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। 3600 सेकेंड्स कैसे हुए कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर हम मिनट के अंदर पुट कर दें तो ये 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स 3600 सेकेंड्स बनेंगे। सो ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड किया जाए तो आंसर आएगा, कैंसिल करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। सो VI हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा SI यूनिट्स में। सो VI हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है और टाइम हमारे पास 5 सेकेंड गिवन है और हमारे पास VF भी 0 है क्योंकि रेस्ट पर आ गई है बॉडी। याद रखें, जब ब्रॉड टू रेस्ट होगा तो VF 0 होगा, जब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट होगा तो VI 0 होगा। पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आते हैं सारे वेरिएबल्स। A इक्वल्स टू VF माइनस VI अपॉन T। सो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद ये याद रखें कि आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो भी हेडिंग डालते हैं। यानी इसमें हमने फाइंड करना है डेसेलरेशन, तो डेसेलरेशन की हेडिंग डलेगी और फिर डेसेलरेशन की हेडिंग के बाद हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखेंगे, which is A equals to VF minus VI upon T. Now putting the values, VF is 0, VI is 10 and T is 5. So A equals to minus 10 upon 5. 5 के टेबल में 2 ज़ा 10 होता है तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब डेसेलरेशन अगर निकालनी है तो माइनस का साइन लगता है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन का लिखते हैं तो पॉजिटिव में ही लिखते हैं, क्योंकि अगर डेसेलरेशन की बात की है और ब्रेक्स लग रही हैं या ब्रॉड टू रेस्ट है तो हम यहाँ पर आंसर इसका नेगेटिव में नहीं शो करेंगे। नेगेटिव साइन यहाँ पर शो ही ये करता है कि डेसेलरेशन हो रही है। सो नेगेटिव साइन अगर लगा दें तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हाँ आपको कहा जाए कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें तो फिर हमें नेगेटिव साइन लगा के शो करना होगा इसकी वैल्यू में। हम -a करके नहीं शो करेंगे। -a करके अगर शो करना है तो उसी सूरत में करना है जब डेसेलरेशन पूछा जाएगा। अब रिजल्ट लिखना ज़रूरी है और रिजल्ट की हेडिंग डाल के आप लिख दें जो पूछा है उसी तरह से कि द डेसेलरेशन of the car
is 2 meters per second square. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है इन विच वेलोसिटी इंक्रीजेस. सो मीन्स ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम चाहिए होता है. सो ये सब कुछ हमें गिवन है. देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंक्रीजेस फ्रॉम. तो फ्रॉम किससे होगा? इनिशियल पहले होता है, टू फाइनल बाद में, एंड देन टाइम इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 10 सेकेंड्स. सो वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन. डाटा की हेडिंग डालते हैं. डाटा की हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे क्या क्या चीज़ें गिवन हैं. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्क्रिप्शन लिखनी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ vi इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकेंड. इस तरह से भी लिख सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल्स टू 33 मीटर पर सेकेंड, and time is also given, that is t equals to 10 seconds. Now we have to find the acceleration. So acceleration लिखें और उसकी सिंबल बना के equals to question mark. So now solution. इसमें हमने फाइंड आउट करना है acceleration. So उसकी हेडिंग डाल लें. And according to formula, which is A equals to Vf minus Vi upon T, और A is equal to Vf है 33, Vi है 11 divided by time 10 है. यहाँ पर A is equal to 22 upon 10 आएगा, which means 2.2. यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया आंसर. इसको बॉक्स में लिखते हैं आंसर को, और फिर उसके बाद रिजल्ट की एडिंग डाल के रिजल्ट लिख देते हैं. रिजल्ट हर न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद लिखा जाएगा जो फाइंड आउट आप कर लेंगे. सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थ्री 3.5 दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन भी और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. क्या क्या चीज़ें गिवन है? इसमें लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो इट मीन्स vi इक्वल्स टू 0. And also it says that acquires a velocity of 10 meter per second. Acquires means to obtain, and this Vf is 10 meter per second. Then time is 5 second. कह रहे हैं calculate acceleration and the distance covered by the body s. So ये हमें डाटा बनाना है. अब यहाँ पर vi, vf और t दिया हुआ है, तो acceleration तो फाइंड आउट कर सकते हैं. एस निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए? इट्स अप टू अस. हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी एस आता है, और थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं. सो डाटा की हेडिंग डालें और डाटा पहले बना लें. डाटा को डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना इंपॉर्टेंट है. एंड गिवन इज इनिशियल वेलोसिटी vi इक्वल्स टू 0, फाइनल वेलोसिटी Vf equals to 10 meter per second. Then it is given time, which is t equals to 5 second. Equal के नीचे equal का ख्याल रखिएगा. And we have to find acceleration. And b distance. सो सॉल्व करेंगे. सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं एंड वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन. सो आई एम डूइंग डायरेक्टली. आप इसमें उसी तरह से ख्याल रखेंगे हेडिंग का, और इसमें स्टेटमेंट्स का लिखिएगा.
कि ए में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सो वैल्यूज पुट करते हैं, वी एफ इज 10, वी आई इज 0, टी इज 5, सो 10 माइनस 0 10 अपॉन 5 एंड ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी फाइंड एक्सेलरेशन। पिछले सवालात में भी यही फाइंड आउट किया था। न्यू इज डिस्टेंस, हेडिंग डालिएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेट्स सी थर्ड इक्वेशन अगर यूज करें, सो व्हाट वी हैव, आप सेकंड से करके देखिएगा, उसमें भी वैल्यू सेम आएगी। सो थर्ड इक्वेशन इज 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें 2a हमारे पास पता है, तो 2a डिवाइड कर देते हैं, ऐसा आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज, वी एफ इज 10, इसका स्क्वायर माइनस वी आई इज 0, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इज 2, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0 एंड 2 2 4। सो s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ जगह खत्म हो गई है, सो मैं ऊपर लिख देता हूँ, s हमारे पास आ गया है 100 अपॉन 4 विच इज 25 मीटर्स। सो ये रिजल्ट आपको लिखना होगा। रिजल्ट लिखने के लिए आपको जो चीज़ पूछी गई है उसी को पैराफ्रेज कर दें। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 25 मीटर। Again, this question is very simple, in which a car starts from rest, which means Vi equals to 0. Time is also given, t equals to 20 seconds. Its velocity becomes 108 km per hour. So Vf is given 108 km per hour. इस तरह से भी लिख सकते हैं। Find the acceleration, A find out करना है। सो डाटा उसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से पिछले सवालात में किया है। मैं तो यहाँ पर बस कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले आपने वी आई लिखना है डाटा में, विच इज़ 0, फिर उसके बाद आपने टी लिखना है 20 सेकेंड्स, फिर आपको वी एफ 108 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके और 3600 से डिवाइड करके। सो दिस विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। We have to find acceleration. So solution की heading डालेंगे और फिर उसके बाद आपने acceleration की heading डालनी है। I am doing direct method. A equals to VF minus VI upon T. So VF की वैल्यू यहाँ पर 30 पुट कर दी, VI की वैल्यू 0 and time is 20. So it comes out to be 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 0 30 होता है और 20 से डिवाइड कर दें। So this is acceleration. इसमें रिजल्ट कैसे लिखना है? The acceleration of the car is 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपको वेलोसिटी मोटर बाइक की गिवन है और ये कौन सी वेलोसिटी है, लेट्स फाइंड आउट। इसमें कहा गया है द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन तो हमें दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये इंक्रीज हो रही है, सो पॉजिटिव है। फिर हमें ये भी बताया है कैन बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। बिकम्स का लफ्ज़ जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि बाद में इसकी हो जाती है वैल्यू विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी गिवन है विच इज़ t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल नहीं बल्कि इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज फाइनल तो हमें गिवन है और इसमें लिखा हुआ भी है, तो इसलिए कंफ्यूजन भी ख़त्म हो जाती है कि वैल्यू जो गिवन है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। तो डाटा हमारे पास, मैं यहाँ पर भी शॉर्ट कर रहा हूँ, अब मैं शॉर्ट डाटा ही बनाऊंगा, अब आपने डिस्क्रिप्शन खुद लिखनी है। सो एक्सेलरेशन इज गिवन, एक्सेलरेशन लिखेंगे उसके आगे a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी आपके पास डिस्क्रिप्शन के साथ होगा, and t is equal to 5 second, time is also given, we have to find initial velocity. So ये आप चेक कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो ये चार वेरिएबल्स a, vf, vi और t ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में भी होते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में भी होते हैं।
सो इट्स अप टू यू कि आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से फाइंड आउट करना चाहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, दोनों पॉसिबल हैं और दोनों अप्लाई किए जा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, चलें फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको पूरा लिखेगा और हेडिंग भी डालनी है आपने इनिशियल वेलोसिटी की। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर वी एफ निकालना है या वी आई निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड पर तो वो वैल्यू हो जो निकालनी होती है, तो वी आई हमें चाहिए। सो वी आई को लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। मैं अगर इसको यहाँ पर भेज देता हूँ और साइडें चेंज कर देता हूँ तो वी एफ माइनस ए टी इज इक्वल टू वी आई होगा, क्योंकि वहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस हो गया, और साइड चेंज कर दें तो वी आई इक्वल्स टू वी एफ माइनस ए टी। अब हम पुट कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वी आई है तो वी आई निकालना है। वी एफ 20 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 5 है, सो वी विल सॉल्व वी आई इक्वल्स टू 20 माइनस 2 5 10, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। सो विच मीन्स रिजल्ट कैसे लिखना है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसको, और यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हैं। हमें कहा गया है कि a bus is moving with a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर and it says on the application of the brakes it stops। तो ये ब्रेक अप्लाई की गई हैं और स्टॉप हो गया, बिल्कुल वही केस जैसे सबसे पहले किया था। इसमें एक पॉइंट लिखा है कैलकुलेट द डेसिलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। सो डेसिलरेशन जब होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, और ये भी याद रख सकते हैं कि डेसिलरेशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम नहीं गिवन, विच इज 500 मीटर्स। सो डाटा बनाते हैं, अब डिस्क्रिप्शन खुद ही लिखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वेलोसिटी से जा रहा था और फिर उसके बाद ब्रेक लगा दी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। और इसमें फिर डिस्टेंस 500 मीटर्स कवर किया है, तो ब्रेक लगाई है इस बस ने, ये जा रही थी और ब्रेक लग गई तो रुक गई, तो ये जो डिस्टेंस है ये s इतना कवर हुआ है। और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके हम इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, विच इज डेसिलरेशन, ये कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड इक्वेशन में देखें ए एस होता है। सेकेंड इक्वेशन नहीं कर सकते, फर्स्ट इक्वेशन भी नहीं कर सकते, थर्ड ही इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास ये चारों वेरिएबल्स पाए जाते हैं। तो 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसमें हमें a चाहिए तो 2 और s को वहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। यहाँ पर तो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया वी आई को, तो पहले इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो वैसे हमने कन्वर्ट पिछले सवाल में किया था, और हमें पता है कि 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये ख्याल रखिएगा। सो इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को, वी एफ है 0 इसका स्क्वायर, वी आई है 20 इसका स्क्वायर कर दिया, और s 500 है, इसको पुट कर दें। सो वी विल हैव a इक्वल्स टू 0 माइनस 20 का स्क्वायर 400, और 2 5 10, आगे 2 0 और लगे हैं, सो दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस 400 डिवाइडेड बाई 1000। पूरे स्टेप्स का ख्याल रखें। सो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब डेसिलरेशन फाइंड आउट करनी है क्योंकि डेसिलरेशन पूछा है हमसे। सो डेसिलरेशन माइनस ए होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर। सो जहाँ पर आंसर आए वहीं पर बॉक्स लगाएं, हर जगह बॉक्स नहीं लगाना।
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब इसमें डाटा बनाना है और डाटा में क्या क्या गिवन है ये लिखते हैं। सो अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट vi 0 है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट्स में है सो वी डोंट नीड एनी कन्वर्जन, और टाइम इज ऑल्सो गिवन 5 seconds. We have to calculate distance covered by the car. अब यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन लगाएं जिससे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। हम तो जानते हैं कि डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में ही होता है ना। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, थर्ड इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये अब हमारे पास दो अननोन्स आ गए ना। हम सेकंड इक्वेशन में कहते हैं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमें s भी नहीं पता, इसमें हमें a भी नहीं पता, तो जब दो अननोन्स आ जाएं तो चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले सोल्यूशन निकालेंगे एक्सेलरेशन का। तो सबसे पहले नंबर 1 एक्सेलरेशन, और अकॉर्डिंग टू कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इज इक्वल टू 20 माइनस 0 अपॉन 5, सो 20 अपॉन 5 हो गया, एंड एक्सेलरेशन निकाल ली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये तो फाइंड नहीं करना ना, ये तो बॉक्स में नहीं लिखेंगे, जो फाइंड करना है वो बॉक्स में लिखते हैं। सो नंबर 2 वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब आपके ऊपर है कि आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई करें या थर्ड। सो सेकंड अप्लाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू वी आई तो 0 है, t 5 है, प्लस हाफ a है 4 अभी निकाला है, t स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई करें किसी से भी तो 0 होता है, ये 2 कैंसिल हुआ, 2 2 4, सो प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 2 50 मीटर्स। सो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 50 मीटर्स। सो यहाँ तक न्यूमेरिकल्स हॉरिजॉन्टल मोशन के थे, जिसमें हमने एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट किया था और डिस्टेंस को s से। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें बता रहे हैं कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो एक टावर से स्टोन ड्रॉप की गई है, so this stone is dropped. इनिशियली इसकी वेलोसिटी जब फेंकी जाएगी तो ड्रॉप का लफ्ज जब भी आता है इट्स वेलोसिटी इज 0, बट एक्सेलरेशन इज g और s जो कवर होगा इट इज h नाउ। सो इसमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर विच इज h। g को यहाँ पर लेना है 10 के बराबर। सो ये प्लस में होगी क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव होता है जब भी डाउनवर्ड मोशन होती है। अब इस सवाल को कैसे करना है, इसमें डाटा कैसे बनाना है, तो डाटा में हमें एक तो टाइम दिया है 5 सेकेंड्स और बस कहा गया कि हाइट निकालिए। तो इसमें बहुत थोड़ी वैल्यूज़ बताई होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें पता होती हैं। अब जो चीज़ ड्रॉप की जाती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अब आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना है डाटा में लिखने से पहले कि ये मोशन कौन सी है, तो ये पहले तो बताना है कि डाउनवर्ड है, और फिर उसके बाद आपने इसमें बताना है कि वैल्यूज़ क्या क्या है कि डाउनवर्ड मोशन में ड्रॉप किया जाता है और इनिशियल वेलोसिटी vi equals to 0, and we also know that the height is actually s। तो हाइट तो फाइंड आउट करनी है, और टाइम t गिवन है, एंड g की वैल्यू कह रहे हैं टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉल्व करेंगे इसको, हाइट निकालना है तो हाइट का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें। अब ये आप अपनी बिल्डिंग की भी हाइट निकाल सकते हैं।
जहाँ पर आप रह रहे हैं उसकी छत की हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? स्टॉप वॉच सबके पास होती है मोबाइल में। स्टॉप वॉच ऑन किया जब फेंक रहे हैं, और फिर जब नीचे हिट करने की आवाज़ आएगी तो स्टॉप वॉच बंद कर दें, आपके पास टाइम आ जाएगा। उस टाइम को सेकंड में रखें और कैलकुलेट कर लें। सिर्फ टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो हाइट की हेडिंग डालेंगे, हाइट ऑफ द टावर, और कौन सी इक्वेशन यूज़ करें? हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, नहीं उसमें तो हाइट नहीं आती। सेकंड इक्वेशन, इसमें हाइट आती है। h इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ, ए की जगह g आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। अब देखें ये t हमें पता है ना, तो इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन यूज़ की। थर्ड भी कर सकते थे, लेकिन उसमें t तो होता ही नहीं है, उसमें वी एफ आ जाता है, तो वी एफ तो गिवन ही नहीं है। वी एफ की वैल्यू होगी, कोई ना कोई होगी, क्योंकि जब नीचे गिराया जाता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। सो दिस विल बी वी आई 0, टाइम इज 5 एंड जी इज अप्रॉक्सीमेटली 10 एंड टाइम इज ऑल्सो 5 हियर। तो 0 5 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 2 कैंसिल हुआ, 2 5 से 10 और 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करें तो h हमारे पास 525 से मल्टीप्लाई होके 125 मीटर्स आएगा। सो द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 125 मीटर्स। इसके रिजल्ट्स में लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द टावर इज 125 मीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। थ्रोज का जब भी लफ्ज आएगा तो इट मींस अपवर्ड मोशन, और वेलोसिटी जो दी होगी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। जब भी थ्रो किया जाता है किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है। एंड टाइम इलैप्स्ड मींस जो टोटल टाइम है वो निकालना है, यानी जो चीज़ फेंकी जाती है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, और वो ऊपर जाके कोई वेलोसिटी एक्वायर करती है, और आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। लेकिन ये तो अपवर्ड मोशन में है। जब डाउनवर्ड मोशन वापस आएगी बॉल, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो समझी जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। हमें ये फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो हाइट है ऊपर जाने में, जो हाइट लगी है वो दोनों में सेम है। जो चीज़ नहीं पता, हमें टाइम दोनों का निकालना होगा। इसमें अपवर्ड का भी टाइम अलग निकलेगा, डाउनवर्ड का भी टाइम अलग निकलेगा, और फिर हमें यहाँ पर ये पता है कि हाइट दोनों की सेम होगी। जाहिर है जितना फेंकेंगे उतनी वापस आएगा, उसी हाइट से आएगा वापस। तो डाटा कैसे बनाना है इसमें? सो डाटा की हम हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी, पहले तो हेडिंग डालनी है अपवर्ड मोशन की, कि पहले अपवर्ड मोशन को देखा जा रहा है, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी 20 है। फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड में 0 हो जाती है, ये अंडरस्टूड होता है। हमें इसमें t1 निकालना है और हाइट भी निकालनी है, लेकिन इसमें पूछा क्या है यह हम आगे लिखेंगे। और इसमें हमें यह पता है कि जो g की वैल्यू है दैट इज नेगेटिव। अब गिवन नहीं है तो हम 9.8 लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद डाउनवर्ड के लिए हम डाटा बनाएंगे, इसी से आगे डाउनवर्ड मोशन लिखेंगे, और डाउनवर्ड में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, t2 हमें नहीं पता, h2 पता है कि ये h1 के बराबर है, जितनी हाइट से फेंका है उतनी हाइट वापस आएगी, और g की वैल्यू प्लस 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल टाइम, एक तो टोटल टाइम t1 और t2 दोनों ऐड करने पड़ेंगे, और फिर हमें इसमें हाइट भी निकालनी होगी, और हाइट दोनों की सेम आएगी। अच्छा, इसमें पहले वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 11 में तो हाइट नहीं निकालने की ज़रूरत, क्योंकि पूछा ही नहीं है। लेकिन देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है। इसमें कह रहे हैं स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन।
एंड टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। बस लव्स चेंज कर दिए हैं और स्टोन बॉल की जगह लिख दिया है, बाकी सब वही है। अपवर्ड के बाद वापस डाउनवर्ड होता है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें पहला सवाल नहीं करेंगे, दूसरा कर लेंगे, क्योंकि दूसरे सवाल में भी वही चीज़ें पूछी गई हैं और एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसमें हाइट भी फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन की हेडिंग डालें और पहले अपवर्ड मोशन है क्योंकि अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो उसकी हेडिंग डाल लेंगे। अपवर्ड मोशन में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पता, टाइम नहीं पता और हाइट नहीं पता। तो हाइट और टाइम निकालने के लिए सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। हमें पता है कि टाइम निकाला जा सकता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये सेकंड इक्वेशन में भी आता है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में टाइम को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके टाइम सॉल्व किया जाता है। बहरहाल हम टाइम सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव Vf इक्वल्स टू Vi प्लस Gt, क्योंकि जाहिर है अब यहाँ पर अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन है तो Gt लिखा जाएगा At की जगह। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें? Vi को उधर भेज दें तो Vf माइनस Vi आ जाएगा और Gt, इस G के बारे में हमें पता है, इसको G को डिवाइड करा देते हैं तो टाइम का फॉर्मूला आ सकता है दैट इज T इक्वल्स टू Vf माइनस Vi अपॉन G। अब कैसे इसको करेंगे? इसमें वैल्यूज हमें पता है कि Vf ऊपर जाके 0 हो गया, Vi जो था वो 20 था, G यहाँ पर माइनस 9.8 था। चलिए राउंड ऑफ कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप 9.8 पुट कीजिएगा और फिर ये माइनस 20 अपॉन माइनस 10 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ और 20 को 10 से डिवाइड करें तो 2 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया। ये टाइम जो ये T1 है क्योंकि पहले का है अपवर्ड मोशन में। अभी तो आंसर नहीं आया इसलिए हम इसको बॉक्स नहीं बनाएंगे। अब हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हाइट का फॉर्मूला सेकंड से कर लेते हैं। चलें, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो इक्वेशन में s की जगह h है, इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब यहाँ पर Vi जो है वो 20 है, T 2 है, प्लस हाफ G हमने लेट किया है माइनस 10, राउंड ऑफ कर लिया था, और T 2 का स्क्वायर, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40, ये 2 5 से 10 हो गया, माइनस का साइन है इसके साथ, तो माइनस प्लस माइनस होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 40 माइनस 5 4 से 20, h हमारे पास 20 मीटर्स आया। तो ये h जो है दैट इज h1 क्योंकि पहले का है। चलें अब डाउनवर्ड मोशन करेंगे। सो नाउ डाउनवर्ड मोशन सेकंड पार्ट, क्योंकि अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड आता है और हमें भी यहाँ पर पता है सिंस वी नो दैट कि हाइट दोनों की बराबर होती हैं, सो देयरफॉर जो h2 आएगा दैट इज ऑल्सो 20 मीटर्स। अब हाइट जो है वो टोटल हाइट ऐड नहीं होगी क्योंकि हाइट उतनी ही होती है जितनी पहले थी, मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर्स। अब इसकी मदद से हम टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो पहले तो फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं क्योंकि टाइम का तो फॉर्मूला हमने निकाल लिया था और वो क्या फॉर्मूला था? T इज इक्वल टू Vf माइनस Vi अपॉन G। यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन में G की वैल्यू प्लस में होगी और चलें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये गिवन नहीं है तो आपको 10 नहीं लेनी, 9.8 लेनी है। मैं तो कैलकुलेशंस इजी करने के लिए ये ले लिए। सो फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइनल वेलोसिटी के लिए अब हमारे पास टाइम तो है नहीं, हाइट है और हमें थर्ड इक्वेशन पता है। थर्ड इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन 2a की जगह g, s की जगह h इक्वल्स टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। अब इसमें डाउनवर्ड मोशन में अगर आपको याद हो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इसको वहाँ भेज देते हैं, तो Vf स्क्वायर हो जाएगा
2gh प्लस वी आई स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें। g यहाँ पर पॉजिटिव 10 है, h यहाँ पर 20 है और वी आई यहाँ पर 0 है इसका स्क्वायर। तो 2 10 20, 20 20 400 प्लस 0 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी एफ स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो वी एफ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 400 का स्क्वायर होता है 20 मीटर पर सेकेंड। आप स्क्वायर बनाइएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर बनाइएगा और फिर कैंसिल करके बताइएगा। नाउ टाइम निकालेंगे और टाइम के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा जो पहले हमारे पास है। स्टेप्स का ख्याल रखें, मैंने यहाँ पर ख्याल नहीं रखा है, तो इसके नीचे ये फॉर्मूला आना चाहिए और फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पूरा स्टेप्स शो करके दिखाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी। टाइम यहाँ पर निकालेंगे, वी एफ 20 आया है और वी आई यहाँ पर 0 है, जी यहाँ पर 10 लिया है हमने और ये टाइम सेकंड का है तो t2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, t2 निकलेगा 2 सेकेंड्स। अब टोटल टाइम की हेडिंग डालें और टोटल टाइम निकाल लें। तो टोटल टाइम क्या है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास 4 सेकेंड आएगा। अब ये जो हाइट है दोनों की वो सेम है, इस पे बॉक्स बना सकते हैं 20 मीटर्स, और जो टोटल टाइम है मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो टोटल टाइम 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। t इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो इसमें कैसे आंसर लिखना है, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इज 20 मीटर्स और टाइम यहाँ पर जो हमने निकाला है दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको समझा देता हूँ डाटा, आपने ये खुद करने की कोशिश करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक तो यहाँ पर कहा गया कि ड्रॉप्ड, सो इट मीन्स के ये डाउनवर्ड मोशन है। शुक्र है ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड में तो बहुत लंबा काम करना पड़ता है, अपवर्ड के बाद फिर डाउनवर्ड भी सॉल्व करनी पड़ जाती है। हाइट इज गिवन, h इज इक्वल टू 40 मीटर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, सो टाइम हमें फाइंड आउट करना है और व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, vf जो है वो निकालना है। vi कहाँ गया, तो vi हमें पता है डाउनवर्ड मोशन में 0 होता है क्योंकि ड्रॉप किया गया है, vi इक्वल्स टू 0 और g इज इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। सो g की वैल्यू भी गिवन है विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे, पहले तो टाइम आपको निकालना होगा, vf और vi है तो टाइम निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। और वेलोसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, सो फाइनल वेलोसिटी आपके पास फर्स्ट में आती है और थर्ड में आती है, तो टाइम तो आप निकाल ही नहीं सकते फाइनल के बगैर, तो पहले फाइनल वेलोसिटी निकाली जाएगी। सो नंबर ए फाइनल वेलोसिटी पहले कर लें और कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले निकाला, थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि हमारे पास टाइम भी तो नहीं है। So this is your homework. So thank you for listening. Allah Hafiz.